ये वीएलडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही है, कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप, सोडियम ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं। जिस तरह उसमें एस्टर होते हैं, कीटोन्स होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। इस तरह एल्डिहाइड का RCHO का फार्मूला होता है, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और जो क्लोरीन, हाइड्रोजन ग्रुप और सोडियम ग्रुप है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा अपना ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए थे, तो इनके आसपास क्वेश्चन हमें पता होने चाहिए। ये कहता है कि विच नॉन मेटल, सबसे पहले तो हमें देखना है कि यहाँ पर क्या दिया, नॉन मेटल है, जो डाई एटॉमिक गैस, ओके, यानी कि उसके साथ जब वो भी नॉन मेटल है वो डाई एटम में रहता है, यानी कि उसके 2 एटम साथ में रहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। दैट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है, इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमोनिया का क्या फार्मूला होता है, NH3, ये अमोनिया का फार्मूला होता है। अब इसमें कहता है कि ऐसे कौन सा नॉन मेटल है, जिस तरह इसने बताया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो NH3 के अंदर अगर हम देखें तो इसमें कार्बन का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। और बात करें तो हाइड्रोजन की, तो इसने सबसे पहले तो ये बता दिया कि नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का तो अब तक स्पेसिफिक ही नहीं है। ऑक्सीजन की बात करें और नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें हमें पता है कि NH3 के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है। तो आंसर इसका क्या होगा, बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट, कि जब एक एसिड, जब एक अम्ल मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है। मेटल कार्बोनेट, जिस तरह आप एग्जाम्पल लेते हैं, जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, ये मेटल है, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करता है एक एसिड से, जिस तरह हमने इसको H2SO4 से रिएक्शन करा दिया, तो ये क्या करेगा, ये कैल्शियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और यहाँ से ऑक्सीजन लेकर यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, बिल्कुल होगी। वाटर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। साथ में क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, ये कहता है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से सोडियम के कार्बोनेट ले सकते हैं, कैल्शियम के ले सकते हैं, पोटेशियम के ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जब भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा क्या, एसिड, एसिड भी हमें पता होना चाहिए जो प्रोटॉन देते हैं, इस तरह HCl है, ठीक है, HNO3 है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और मेटल कार्बोनेट की बात करें, जिस तरह सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसी तरह पोटेशियम कार्बोनेट है। तो ये क्या देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, पहली बात, वाटर देते हैं और साल्ट देते हैं। तो इसका आंसर क्या है कि साल्ट एंड वाटर आर यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस यस। तो इसमें बहुत करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो आपको शुरू में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर नोट तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़कर ये एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि मेटल कार्बोनेट है, कार्बोनेट की हमें पता हो कि लास्ट में क्या लगता है, CO3 लगता है, तो बड़ा चांस होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। ये 2023 का ही क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादातर ही हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ करेक्ट। सबसे पहले तो आपको देखो, अब तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे NCERT से, एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, ठीक है, एसिड और बेस। तो और ये कहता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड की 3 थ्योरी दी गई थी। सबसे पहले उसमें बताया गया था कि वो जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। फिर दी गई थी कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आपने एसिड बेस की थ्योरियाँ पढ़ी, अर्हेनियस की थ्योरी है, ठीक है, लेविस ब्रोस्टेड की थ्योरी है, तो उसके अंदर ये कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या स्टेटमेंट इसमें से, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, एसिड भी होते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर क्या देते हैं, H+ देते हैं और कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि डिजॉल्व हो जाते हैं। और जिस तरह हम pH का स्केल होता है 0 से 14 के बीच में, तो यहाँ पर 7 होता है,
तो इस तरफ एसिडिटी बढ़ती है और इस तरफ बेसिसिटी, यानी कि अम्लता इस तरफ बढ़ती है, क्षारीयता इस तरफ बढ़ती है, और ये साथ बीच वाला होता है ये न्यूट्रल होता है, जिस तरह प्योर वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, ये कहता है कि दे डू नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, ये गलत है, यानी कि एसिड होगा वो पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा और उसमें क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा, और फिर ये अगले वाटर के साथ मिलकर ये क्या बना देगा, HO3 पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन बना देगा। दे हैव ए हाई पीएच, अब हाई पीएच जो 0 से 14 होता है, अब हाई पीएच की तरफ जाएं तो क्षारीयता बढ़ेगी, यानी कि बेसिसिटी बढ़ेगी, और 7 पर न्यूट्रल होगा। इस तरफ आएंगे तो क्या है, एसिडिटी बढ़ेगी। जिस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह H2SO4 है, HCl है। ठीक है, तो दे हैव हाई पीएच, नहीं, उनकी लो पीएच होती है। दे कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। दे आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वीक इलेक्टर, अब जब उनके आयनाइजेशन होगी, आयंस होंगे, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी कंडक्टर बनता है तो उसमें या तो क्या इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिस तरह मेटल के अंदर होते हैं, या क्या होने चाहिए, आयंस होने चाहिए जिस तरह इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो दे आर वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गलत बात है, यानी कि ये बिजली के कमजोर चालक होती है, नहीं। दे कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन सॉल्यूशन, ये विलियन में पूरी तरह से आयनित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे हैव हाई पीएच, उनकी लो पीएच होती है। दे डू नॉट कम्प्लीट आयनाइज इन सॉल्यूशन, नहीं, वो कम्प्लीटली हो जाते हैं। तो ये कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड इज करेक्ट, तो हमें पता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो सही उसमें क्या है कि दे कम्प्लीटली आयनाइज इन द सॉल्यूशन, वे विलियन में पूरी तरह से आयनित होते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन शॉप फॉर्म्स ए लेथर विद वाटर एंड ट्रैप्स द डर्ट इन द फॉर्म। तो शॉप के फॉर्मेशन में जिस तरह हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक ऐसा एंड होता है जो कि क्या करता है, पानी की तरफ जाता है। एक होता है उसमें हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूंगा इसमें क्या नाम लेते हैं। हाइड्रोफोबिक जो एंड होते हैं वो वाटर से अलग रहते हैं, ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर की तरफ, अब ये वाटर की तरफ चले गए, ये इन्होंने अपना एक गुच्छा बना लिया, और यहाँ पर कोई भी डर्ट होगा यानी कि गंदगी होगी तो ये उसकी तरफ हाइड्रोफोबिक एंड चला जाएगा और इसको कैप्चर कर लेगा, और जब उसे रगड़ते हैं तो ये सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और इनको मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मिसेल्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। और ये उसी तरह उसे झाग बनाता है, उसके बाद में जब उसको वाटर से साफ़ कर देते हैं तो ये झाग के साथ ही उस गंदगी को ले जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन है कोगुलेशन। कोगुलेशन तो आपको जैसे पता होगा कि जैसे चोट लगती है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ पर चोट लग गई, ठीक है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर प्लेटलेट्स आएंगे, वो अपना क्या बना लेंगे, जाल बना लेंगे, एक तरह का नेट बना लेंगे, क्योंकि और बाद में फाइब्रिन आएंगे, फाइब्रिन उस जाल को और अच्छी तरह से कर देंगे। इसके अलावा कैल्शियम आएगा, और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स 7, 8, वो आगे की बातें हैं, बड़ी क्लासों में आती है। कहने का मतलब कोगुलेशन, उसी की वजह से आपने देखा होगा कि रक्त का थक्का बनता है, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है डॉक्टर्स के पास, उसमें एक फिक्स टाइम के अंदर आपका खून जमना चाहिए, कितने सेकंड वो लेता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करना है कि उसका कोगुलेशन टाइम क्या है, उसका CT क्या है, कोगुलेशन टाइम क्या है। अब अगर डेंगू का पेशेंट आपने सुना होगा कि डेंगू के पेशेंट में क्या दिक्कत आती है कि एक वायरल इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, और मतलब जो मेजरमेंट करते हैं 1 ml ब्लड के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्लेटलेट्स कम हो गई किसी की, मान लीजिए 40,000 से 50,000 आ गई, इससे नीचे आ गई, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स कम हो गई, तो उससे प्लेटलेट्स कम हो गई, जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल में कोई चोट लगी, स्किन पर लगी, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, यहाँ पर प्लेटलेट्स जाल नहीं बनाएगा, ना फाइब्रिन काम करेगी, ना कैल्शियम करेगी, ना विटामिन K करेगा, तो कोगुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी हो जाती है। आप डेंगू वाले पेशेंट को जोर से अगर कहीं मारते भी हो तो वहाँ पर भी नीले रंग का एक धब्बा सा बन जाता है, क्योंकि उनकी ब्लड वेसल्स होती है, वो जब रप्चर होती है तो वो स्किन तक उसका असर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में जैसे कंबेशन है, ये हमें पता है, ये तो दहन की प्रक्रिया, यानी कि जो कंबेशन होती है, इमल्सिफिकेशन, इसमें इमल्सन बनते हैं, स्पोनिफिकेशन होता है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कि जो शॉप होता है उसके 2 एंड होते हैं, एक पानी को आकर्षित करने वाला एंड होता है, एक पानी को विकर्षित करने वाला। तो विकर्षित करने वाले एंड
अपने साथ आकर इस तरह अपना एक सर्कल बना लेते हैं। ये जो डर्ट है, खासकर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिस तरह कोई भी तेल का, ग्रीस का कोई जगह चीज़ लगे अपने कपड़ों के ऊपर, तो ये इस तरह उसको पकड़ लेते हैं। और जब हम उसको थोड़ा सा पानी से ज़्यादा स्पीड से धोते हैं या हाथ से रगड़ते हैं तो ये उसको पकड़ कर बाहर की तरफ ले जाते हैं। तो इसे मिसल्स बोलते हैं और इस प्रक्रिया को हम स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, साबुनीकरण बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये अपना और क्लियर होगा। इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका लेवल क्या आ रहा है क्वेश्चन का। एनसीईआरटी से आते क्वेश्चन, एक ही लाइन जब आप पढ़ लेते हैं उसी में से अगर क्वेश्चन बना देती है यूनिवर्सिटी तो भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बड़ा मायने रखता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने तो सुना होगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। इसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, IUPAC के नाम लेंगे तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, और वैसे आम नाम लेंगे तो हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोल देंगे। तो ये बेकिंग सोडा क्या होता है, थोड़ा सा ये बेसिक होता है, और ये इसकी क्या खास बात होती है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये CO2 निकालता है। क्या निकालता है, ये CO2 निकालता है, और CO2 से ही हमारी जो बेकरी के अंदर, ये इसलिए इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, उससे जो केक है, जो ब्रेड है, ठीक है, जो डग है, वो फूल जाते हैं और थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा आपको केमिकल नेम तो आपको पता चल गया कि NaHCO3 होता है, और इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको क्या क्या यूज़ होता है। बेकिंग सोडे का आप बेकरी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या निकलती है, CO2 निकलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रोटी फूलती है हमारे, ठीक है, उसी तरह CO2 जब निकलती है केक में तो ये थोड़ा सा पल्फी कर देती है, उसका नरम कर देता है उस चीज़ को, और इसी CO2 की वजह से इसको वहाँ पर बेकरी में यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये थोड़ा सा बेसिक होता है, तो ये एसिड, जहाँ पर भी एसिड बनता है इलीगली, इसको इलीगली, गैर कानूनी रूप से, जैसे मिल्क होता है, अपने मिल्क में क्या होता है, जब बैक्टीरिया थोड़ा सा क्या करते हैं, दूध फटता कहते हैं, कोई बैक्टीरिया है मिल्क के अंदर, और बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, तो वो एसिड बनाएगा, तो वो दूध खट्टा हो जाएगा, और खट्टा होते ही बैक्टीरिया की और ज़्यादा ग्रोथ होगी, और ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उसमें फिर चिथड़े से बन जाएगी। अब इलीगली क्या करते हैं दूध वाले, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देते हैं, जिससे वो उस एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमें वो दूध खट्टा नहीं लगता। ठीक है, और इसी तरह बेकिंग सोडा का अगर हम देखें तो जैसे आप आगे कोर्स करोगे, आगे वेटनरी में जाओगे, तो जिस तरह कभी भी कोई एनिमल बहुत ज़्यादा कोई एसिडिक चीज़ खा लेता है, एसिडिक चीज़ खाने का मतलब जिस तरह कोई दाना खा लिया, जिस तरह ग्रेन खा लिया, गेहूँ खा ली, उसमें क्या होता है, उसमें फिर आगे लैक्टिक एसिड बनता है। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। अब जब ये लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट IV सॉल्यूशन में देते हैं, और खाने के लिए भी देते हैं। तो ये क्या कर देता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि उसका इलाज करने में भी ये काम करता है। इसके अलावा बेकिंग सोडे के बहुत ज़्यादा यूज है, यानी कि थोड़ा सा ये बेसिक होता है, तो ये एसिडिटी को कम करने में काम आता है। एंटासिड में भी आप कह सकते हैं ह्यूमन्स के अंदर। आगे क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। सभी को पता है कि वाटर कैसे बनता है, H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को वो क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, और यहाँ पर फिर 2। ये बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन है। फर्स्ट चैप्टर हम जब NCERT का पढ़ेंगे तो कैसे इक्वेशन बैलेंस करते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, ए कॉमन मिनरल यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पेरिस, फ्रांस वाला पेरिस, उसी एक शहर से लिया गया नाम है। जिप्सम क्या होता है, ये कैल्शियम का सल्फेट होता है। ये क्या होता है, कैल्शियम का सल्फेट होता है, और इसमें वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जब आप थोड़ा सा इसको क्या सुखाते हैं, और तो इसमें से डेड मॉलिक्यूल्स है वो निकाल देते हैं, यानी कि डेड मॉलिक्यूल निकाल दिया तो ये कैल्शियम सल्फेट के अंदर हेमीहाइड्रेट रह जाते हैं, यानी कि एक रह जाता है, डेड निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो होता है इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, यानी कि किसी की हड्डी टूट गई है तो सबसे पहले उसे थोड़ा सा गीला करेंगे, जब गीला करने के बाद में उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके ऊपर करेंगे और उसे सूखा छोड़ देंगे, तो ये उस बोन को अलाइनमेंट में उसी पोजीशन में रखेगा, और धीरे धीरे कैल्शिफिकेशन होकर वो बोन फिर ऑसिफिकेशन होकर बोन फिर वो जुड़ जाएगी।
तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके अलावा जिप्सम का यूज़ बहुत सी है, जिस तरह स्कल्पचर है, मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अपना रूप ले लेता है। काफ़ी जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, सीमेंट के यानी कि टाइम बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है कि वो जल्दी सूखे ना, ठीक है, उसमें भी जिप्सम का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ सॉइल ऐसी होती है, ज़मीन ऐसी होती है जिसके अंदर भी इसको मिलाया जाता है ताकि इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, उसके लिए इसको मिलाया जाता है। तो ये जिप्सम की बहुत ज़्यादा यूज है। वैसे जिप्सम यूएसए में जब डिस्कवरी हुई थी, उससे पहले वहाँ पर क्या ड्रग की तरह इसकी भी स्मगलिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, जब पता चला कि एक फर्टिलाइज़र है। क्या ये फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसमें क्या होता है, सल्फेट होता है, ये क्या है, सल्फर का काम करता है, ठीक है। और वैसे भी ये जो हम बोलते हैं कि हमारी जो जब बहुत ज़्यादा स्लाइम सॉइल होती है, ठीक है, उसके अंदर भी हम जिप्सम डाल सकते हैं, उसको फर्टाइल बना सकते हैं। तो ये हमारा जिप्सम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्यूटेन का संरचनात्मक समावयवी है, यानी कि आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है कि केमिकल फार्मूला तो सेम है, यानी कि इसका भी केमिकल फार्मूला है और अगले केमिकल का भी यही केमिकल फार्मूला है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो सीधा का सीधा कार्बन है, ठीक है, चारों कार्बन है और आगे क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। लेकिन इसमें जो ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, एक इसको तो अपन सीधा ब्यूटेन बोल दिया, लेकिन उसके अंदर जो आइसोब्यूटेन होता है उसमें क्या होता है कि कार्बन की ये जो नॉर्मल चेन है, इसमें से ये बीच वाला कार्बन क्या होता है, थोड़ा सा ये तीनों कार्बन जुड़ जाते हैं, बीच वाला कार्बन यहाँ जाता है, इसका H यहाँ लग जाता है, इसका H यहाँ लग जाता है, इसका H यहाँ लग जाता है, इसका H और इसका ये H है ही है, ठीक है, 3 H है। तो इस तरह जो कार्बन के 3 तो लाइन में कार्बन रहते हैं चेन में, और चौथा कार्बन क्या हो जाता है, यहाँ पर लाइन से हट जाता है अरेंजमेंट में, और यहाँ पर ये अपने हाइड्रोजन ले लेता है। कार्बन की आपको वैलेंसी पता है 4 होती है, इसकी भी 4 रहेगी, इसकी भी 4 रहेगी, इसकी भी 4 रहेगी, यानी कि 3 तरफ इसके लगेंगे और इसी तरह ये 3 तरफ इसके रहेंगे क्या। तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोमर यानी आइसोमर उसको बोलते हैं समावयवी बोलते हैं। आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे। VLD के फॉर्म निकल चुके हैं और अपने फार्म भरिए और उसके बाद